हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो चैनल पे नोट मेकिंग की वीडियो अपलोड हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस में से कैसे 5 से 10 मिनट में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है जो भी रेलेवेंट है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इन केस आप ये वीडियोस नहीं भी कभी कवर करते, आप खुद से न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हैं, तब भी कैसे 5 से 10 मिनट में आपको अपनी यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट करनी है न्यूज़पेपर्स में से, क्योंकि हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने होते। किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, किस चीज़ के नहीं बनाने हैं, वो भी उस वीडियो में बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया गया है। सो आई जेन्युइनली होप वो वीडियो आपको हेल्प करेगी। आई वुड लिंक दैट वीडियो इन दी आई बटन। प्लीज गो एंड गिव इट अ वॉच। ओके, तो आज के न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल जो होने वाला है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का एक आर्टिकल होगा, एक्सो प्लैनेट। नाउ देर आर गोइंग टू बी 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो यहाँ से हमें सीखने हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन द ड्यू कोर्स हम देखेंगे कौन से 2 क्वेश्चंस। तो नासा ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है एक अर्थ साइज्ड एक्सो प्लैनेट को। तो पहला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है वो ये है that recently an Earth-sized exoplanet was discovered by James Webb Space Telescope। उसका नाम क्या है? और एक ऑप्शन अगर LHS 475b है तो वो ऑप्शन करेक्ट है, तो क्योंकि यही इस एक्सोप्लैनेट का नाम है। इट इज लोकेटेड जस्ट 41 लाइट ईयर्स अवे। द प्लैनेट ऑर्बिट्स वेरी क्लोज टू अ रेड ड्वार्फ स्टार। तो ये ऑर्बिट करता है एक रेड ड्वार्फ स्टार को और कंप्लीट करता है एक फुल ऑर्बिट को 2 दिन में अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ये तो सिंपल नॉलेज हो गई। लेकिन दूसरा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जो आपके लिए आ सकता है, अगर एक स्टेटमेंट दी है स्टार्टिंग में कि the following statements are given with respect to space technology or space sciences, which of the following are true, और उसमें डेफिनेशंस दी हुई है, दिस इज एक्सोप्लैनेट, दिस इज रेड ड्वार्फ स्टार, है ना, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो आपको एटलीस्ट उसका मतलब तो पता होना चाहिए। अभी हमने देखा कि एक अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है LHS 475b, लेकिन एक्सोप्लैनेट होता क्या है और वो रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास ऑर्बिट कर रहा है, तो रेड ड्वार्फ स्टार्स क्या होते हैं? तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट वो एक बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडी, जो एक स्टार के आसपास रिवॉल्व कर रही है ना। तो एक्सोप्लैनेट क्या हुआ? एक्सोप्लैनेट भी एक प्लैनेट ही है जो एक स्टार के आसपास ही रिवॉल्व कर रहा है या फिर ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन वो जिस स्टार के आसपास रिवॉल्व कर रहा है या ऑर्बिट कर रहा है, वो हमारे सोलर सिस्टम से बियॉन्ड है, बाहर है। ठीक है, तो इसलिए एक्सो इज आउटसाइड, राइट। तो वो प्लैनेट्स जो ऐसे स्टार्स को ऑर्बिट कर रहे हैं जो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं। सो एक्सो प्लैनेट्स ऑर्बिट अदर स्टार्स एंड आर बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। तो ये होते हैं एक्सो प्लैनेट। अगर हम नासा के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाएं तो मोर देन 5000 एक्सो प्लैनेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। साइंटिस्ट का ये कहना है, अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह की आती है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर आपको नहीं भी पता, बहुत सारा डेटा ऐसा लिखा होता है प्रीलिम्स के पेपर में, वो आपको याद, हर चीज तो आप याद रख ही नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन तो इतनी है इस दुनिया में, आप क्या क्या याद कर लेंगे। तो इसीलिए वहां पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं। अगर एक स्टेटमेंट इस तरह की आती है दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर मोर प्लैनेट्स देन स्टार्स, है ना, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑब्वियसली ज्यादा ही तो प्लैनेट्स होंगे ना स्टार के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर देखिए एक स्टार के आसपास घूमने वाला कम से कम एक प्लैनेट तो होता ही है। तो ऑफकोर्स स्टार से ज्यादा, अब आप सोलर सिस्टम में सन को हम स्टार मानते हैं अपने सोलर सिस्टम में, तो आसपास प्लैनेट्स देखिए, है ना प्लैनेट्स। तो इसीलिए स्टार्स के कंपैरिजन में देयर आर मोर प्लैनेट्स, अभी तक तो यही बिलीव किया जाता है। ठीक है, देयर आर मोर प्लैनेट्स देन स्टार्स एज ईच स्टार हैज एटलीस्ट वन प्लैनेट ऑर्बिटिंग इट। एक्सोप्लैनेट्स कम इन अ होस्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस, बहुत सारे साइजेस में एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे टेम्परेचर रेंजेस में बिलोंग करते हैं। रिसर्चर्स लुक फॉर देयर मास एंड डायमीटर अलोंग विद डिटरमाइनिंग इफ दे आर सॉलिड। तो उनके मास को देखा जाता है, उनके डायमीटर को देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि वो सॉलिड हैं।
गैसेस हैं, वाटर वेपर है कि नहीं उनके एटमॉस्फेयर में। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो देखा जाता है एक्सोप्लैनेट जब डिस्कवर किया जाता है, वो है कि उस एक्सोप्लैनेट के होस्ट स्टार से, उस एक्सोप्लैनेट का अपने होस्ट स्टार से कितना डिस्टेंस है। ओके, अब ये क्यों देखा जाता है? ये देखने के लिए कि वहां पे हैबिटेशन हो सकती है कि नहीं, हैबिटेबल है कि नहीं, लाइफ सस्टेन की जा सकती है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा डिस्टेंस से? क्योंकि अगर तो एक स्टार से बहुत ही क्लोज है एक प्लैनेट, ओके, तो मतलब बहुत ज्यादा हॉट है, स्टार इज बहुत हॉट ओनली, राइट? तो बहुत ही ज्यादा जब हॉट होगा वो प्लैनेट, तो ऑफकोर्स इट कैन नॉट सस्टेन लिक्विड वाटर, सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा और a lot of things। इसीलिए तो जो अर्थ से पहले वाले प्लैनेट्स हैं वो हैबिटेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं। ऑल्दो वो भी बहुत दूरी हैं, पर बहुत क्लोज हैं हैबिटेबल होने के लिए। तो वही चीज देखी जाती है। अगर बहुत ही ज्यादा फार अवे हैं, तब भी उनके पास फ्रोजन वाटर होगा, तो वहां पे भी लाइफ सस्टेन नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जो अर्थ टाइप ऑफ डिस्टेंस है वो सही है लाइफ के लिए, सस्टेन करने के लिए। हाउ आर एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर्ड? तो ये भी बहुत बेसिक चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, कि अगर यही क्वेश्चन आ गया कि हैबिटेबल कैसे हो सकता है एक प्लैनेट, अगर बहुत पास है या बहुत दूर है या मॉडरेट डिस्टेंस पे है, तो ऑफ कोर्स बहुत दूर होगा तो फ्रोजन वाटर होगा, बहुत पास होगा तो वाटर ही नहीं होगा, क्योंकि सब इवेपोरेट हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए मीडियम डिस्टेंस। हाउ आर एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर्ड? तो कैसे डिस्कवर किए जाते हैं एक्सोप्लैनेट्स? डिस्कवरिंग एक्सोप्लैनेट्स इज क्वाइट टफ। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, एक्सोप्लैनेट बहुत छोटे होते हैं, और क्योंकि वो इतने ब्राइट होस्ट स्टार्स के आसपास ऑर्बिट कर रहे होते हैं कि वो छोटे हैं और दिखेंगे कैसे, उसकी ब्राइटनेस उसी को ओवरकम कर देती है, तो आसपास दिखता ही नहीं है उस स्टार के आसपास है क्या, उस सेलेस्टियल बॉडी के आसपास है भी कुछ कि नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट दस रिलाई ऑन इनडायरेक्ट मेथड्स। तो साइंटिस्ट बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड्स को फॉलो करते हैं, जैसे ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड क्या होता है? अगर बाय चांस ट्रांजिट मेथड भी आपसे पूछ लिया जाए, ये बेसिक स्पेस की टर्मिनोलॉजीज हैं जो हर किसी से एक्सपेक्ट किया जाता है एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगी आपको। ठीक है, which is measuring the dimming of a star that happens to have a planet pass in front of it। यानी कि देखिए, आप जब एक स्टार के बिल्कुल सामने अगर कोई एक एक्सो प्लैनेट है, तो वो कितना डिम हो रहा है कितना नहीं। ऑफ कोर्स जब सामने आ जाएगा, बिल्कुल स्टार है जो ब्राइट है, उसके अगर सामने एक एक्सो प्लैनेट आ गया, तो उस वाला वो वाला तो वॉइड दिखेगा ना आपको थोड़ा सा। तो यानी कि अगर वो वाला एरिया डिम हो गया, किसी 2 दिन में हर बार एक एक्सो प्लैनेट आ रहा है वहां पे, और वहां पे डिम हो जाता है कुछ, तो डेफिनेटली कोई बॉडी है जो उसके आगे आ रही है, जिसकी वजह से डिमिंग हो रहा है एक स्टार। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड व्हाट आर रेड डॉर्फ स्टार्स? तो अब हम देख लेते हैं रेड डॉर्फ स्टार्स क्या होते हैं। रेड डॉर्फ स्टार्स आप कह सकते हैं कूलेस्ट स्टार्स हैं। ओके, कूलेस्ट और काफी ज्यादा मोस्ट कॉमन स्टार्स भी आप इन्हें ही कह सकते हैं जो यूनिवर्स में हैं। as they do not radiate much light, it's tough to detect them with naked eye। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, बहुत ज़्यादा रेडिएट नहीं करते लाइट को, इसीलिए इन्हीं को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाउएवर एज रेड डॉर्फ्स आर डिमर देन अदर स्टार्स, इट इज़ ईजियर टू फाइंड एक्सोप्लैनेट्स। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा था, एक्सोप्लैनेट्स को वैसे स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ब्राइट हॉट स्टार्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं। लेकिन रेड डॉर्फ स्टार्स का क्या केस है, ये तो इतने ब्राइट है ही नहीं, इसीलिए इनके एक्सोप्लैनेट्स जो इनके आसपास सराउंड कर रहे हैं इनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अगर ये भी स्टेटमेंट कहीं पे लिखी है कि एक्सोप्लैनेट्स रिवॉल्विंग और ऑर्बिटिंग अराउंड रेड डॉर्फ स्टार्स कैन बी डिस्कवर्ड और डिटेक्टेड क्वाइट इजीली, देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस इज द बेसिक साइंस की टर्मिनोलॉजीज जो स्पेस की आपको पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आपको पता होगा। कैंसर इन इंडिया अ स्टेटस रिपोर्ट। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको याद होगा हमने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट कवर की थी कि क्या जोग्राफिकल स्क्यू एक बहुत कम स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया की जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन हो रहे हैं। अब क्यों ऐसा क्यों है? ऑफ कोर्स जब आप डेटा देखते हैं तो आपको पता चलता है, पैटर्न बनाते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा सेंटर्स हैं ऐसे ऑर्गन डोनेशन के अवेलेबल, वहीं पे हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, वहीं पे कोल्ड स्टोरेज है इस तरह की नाइट्रोजनस स्टोरेज। तो बहुत लॉजिकल है ये। ठीक है, तो और भी हमने उस ऑर्गन डोनेशन में डेटा देखा था, हमने स्पेन का केस देखा था कि स्पेन के केस में क्या है, और इंडिया को ऑर्गन डोनेशन को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लाखों लाखों लोगों की रिक्वेस्ट आती है ऑर्गन डोनेशन के लिए, यानी कि जिनको चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को हम केटर कर पाते हैं।
तो अपने जो डेथ के बाद या ब्रेन डेड जिनको डिक्लेयर कर दिया जाता है उनको थोड़ा सा प्रेरित करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ एन एथिकल जेस्चर ओनली, राइट? यू गिविंग लाइफ टू समबडी एल्स व्हेन यू नो कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो स्पेन में क्या होता है कि स्पेन में सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन होते हैं। अब क्यों होते हैं कि भारत में क्या है कि आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा कि आपके अगर आपके साथ जो भी होगा तो आपका ऑर्गन डोनेशन होगा। अब आपने रजिस्टर भी कर दिया लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी हम अगर इफ आई से टेक माय एग्जांपल, मेरे मरने के बाद तब भी चाहे मैंने रजिस्टर किया भी क्यों ना हो, मेरे पेरेंट्स से मेरे रिलेटिव से उसके बाद भी कंसेंट लिया जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली मुझे अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है या फिर मुझे अपने रिलेटिव्स को भी कंसर्न करना है, उनको बताना, उनको कन्विंस करना है कि आप प्लीज कंसेंट दे दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बात क्या है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि हमें ऑर्गन डोनेशन करने हैं। स्पेन में क्या होता है कि स्पेन में देयर इज डी फैक्टो डिफॉल्ट ऑर्गन डोनेशन, यानी कि मरने के बाद ऑर्गन डोनेट होंगे ही होंगे, बस एक फॉर्म होता है, अगर आप उसमें क्रॉस कर देंगे तो नहीं होंगे, और बहुत कम लोग क्रॉस करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए अगर आपको याद होगा, अभी रिसेंटली एक फॉरेन टूरिस्ट थी, स्पेनिश वुमेन, आई थिंक उनका नाम था टेरेसा मारिया। तो उन्होंने, देखिए कुछ सोचिए आप, वो घूमने ही आई थी, पहले ही दूसरे दिन जैसे ही वो आई मुंबई में, उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो उनकी फैमिली वहां से आई, उनके बच्चे आए यहाँ पे इंडिया में, और फिर उन्होंने बोला दैट आवर मदर ऑलवेज वांटेड टू डोनेट ऑर्गन्स, है ना? तो उनके 4 इंडियंस को उनके डिफरेंट डिफरेंट लंग्स, किडनीज, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स मिले 4 डिफरेंट इंडियंस को। और उनका जो हार्ट था वो एक, आई थिंक, लाइबेरिया के एक इंसान को मिला। तो बात ये थी कि वो स्पेन में ये बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है ऑर्गन डोनेशन पे, तो इसीलिए उनके अंदर ये कल्चर था। और सबसे बड़ा जो एथिक्स का मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, ये था कि आप खुद सोचिए, ये कंपैशन का इससे बढ़िया एग्जांपल आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में अननोन पीपल को अपने ऑर्गन्स डोनेट करना, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। मतलब हम सोच ही नहीं पा रहे कि अच्छा, somebody कैन डू दिस ऑल्सो। ओके, तो एक ये चीज, तो आप ऑर्गन डोनेशन पे एथिक्स की केस स्टडी ये सब कुछ प्रिपेयर कीजिए, क्या एथिकल डिलेमास होते हैं हम सब कुछ देख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ कि कैंसर जो है इंडिया में, ब्रेस्ट कैंसर पे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया अभी भी, इंडिया के पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई इस बारे में कि अभी भी इनको नेशनल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया गया। नेशनल इमरजेंसी इन द सेंस बहुत ज्यादा अर्जेंट कंसर्न है ब्रेस्ट कैंसर, या फिर देयर नो टॉक, उस तरह का एम्फेसिस नहीं दिया जा रहा। और कैंसर पढ़ना आपके लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने रिसेंटली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डिस्कस की हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लाई जा रही हैं। आपको याद होगा, एक यूके की 13 साल की बच्ची के केस में हमने बेस एडिटिंग टेक्निक देखी थी, जो क्रिस्पर कैस9 से भी एक लेवल और एफिशिएंट थी। ठीक है, जिससे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। हमने बहुत डिटेल में कवर किया था। फिर मैंने आपको कहा था आपको और भी मेथड्स लिखने हैं, कम से कम 4-5 प्रिपेयर करके जाइए जो रिसेंटली चल रहा है। मैंने आपको बताया था नैनोबॉट्स के मेथड से, नैनोबॉट्स के माध्यम से कैंसर को ट्रीट किया जा रहा है। कैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक चूहे के नेक में ट्यूमर था, तो नैनोबॉट उसके अंदर डाला गया। नैनोबॉट के ऊपर ड्रग चिपका होता है, तो उसको ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकता है ना नैनोबॉट। तो आपकी बॉडी में डाला, यानी कि चूहे की उसमें डाला, तो वो नैनोबॉट जाके क्या किया, ड्रग है उसके ऊपर, वो ट्यूमर पे जाके चिपक गया। ठीक है, तो उस चूहे के गर्दन के बाहर से उस पर इंफ्रारेड रेज छोड़ी, जिससे क्या वो ट्यूमर मेल्ट हो गया और ड्रग डिलीवर हो गया वहां पे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इस तरह की ट्रीटमेंट्स आ रही है। दूसरी ट्रीटमेंट, पहला आप क्रिस्पर कैस9 लिखिए, आप बेस एडिटिंग टेक्निक लिखिए, आप ये नैनोबॉट टेक्नोलॉजी लिखिए, है ना? और बाकी चीजें जो इंडिया कर रही है अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए, आप जानते हैं कि स्कूल्स के जो गर्ल हैं उनको भी, एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं जो स्कूल में होती हैं उनको भी HPV सर्वावैक, आप जानते हैं सर्वाइकल वैक्सीन उनको दी जाएगी, है ना? तो ये चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। सो कैंसर इज समथिंग जो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। आई जेन्युइनली बिलीव इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट। रिसेंटली जो GS3 में क्वेश्चंस आते हैं, GS4 में भी आ सकता है इस पे क्वेश्चन। GS3 में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बहुत बहुत ज्यादा कोर बायोलॉजी भी पूछ सकते हैं। अगर कोर स्पेस टेक्नोलॉजी पूछ सकते हैं तो कोर बायोलॉजी भी पूछ सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आई थिंक इस बार क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, सो वी मस्ट डिस्कस इट। व्हाट इज द इंसिडेंस? अभी बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के ऊपर, उसमें उसमें कहीं बातें उसमें ऐसी हैं जो मैं आपको
रेकमेंड करूंगी आप नोट डाउन भी करें 1 से 2 पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड बहुत कुछ हैज बीन डिस्कस्ड लेटली. ऑलराइट, सो व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर एंड मोर्टालिटी इन इंडिया करंटली? तो देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है. एन एस्टिमेटेड 14.6 लाख न्यू कैंसर केसेस वर डिटेक्टेड इन 2022. तो 2022 में 14.6 लाख नए कैंसर के केसेस आए थे. और ये क्या है, 2021 के डेटा से ज्यादा है, क्योंकि 2021 में 14.2 लाख आए थे. आप इसे लिख सकते हैं अगर ये आपको डेटा कहीं ना मिले तो, कि 2021 में 14.2 लाख न्यू कैंसर केसेस आए थे और 2022 में 14.6 लाख न्यू केसेस. ठीक है, तो ये डेटा है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री ऑफ ICMR का. ओके, सो गवर्नमेंट डेटा प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट में भी प्रेजेंट किया गया. वही चीज मैं बता रही थी, पार्लियामेंट पे इस पे डिस्कशन हुई है बहुत ही एलैबोरेटेड मैनर में. डेथ्स ड्यू टू कैंसर इंक्रीज. तो ऑफ कोर्स कैंसर के नए केसेस अगर आए हैं तो जो कैंसर रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं वो भी बढ़ गई हैं. इट इंक्रीज टू एन एस्टिमेटेड 8.08 लाख इन 2022. और अगर हम 2021 की बात करें तो 7.9 लाख डेथ्स हुई थी. ये डेटा भी आप नोट कर सकते हैं. The incidence of all cancers is estimated to increase. अब 2025 तक हम सारे कैंसर्स का जो बेसिकली हो सकते हैं लोगों में वो 15.7 लाख तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अभी कितना है, 14.6 लाख. ठीक है, सो 1 in 9 इंडियंस विल डेवलप. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज बिकम अ टॉक, है ना. अब पिछले 2-4 सालों से लोग बहुत बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, क्योंकि ICMR की स्टडीज ये कह रही हैं कि आने वाले समय में अपनी लाइफ टाइम में कम से कम एक बारी 9 में से 1 इंडियन कैंसर डेवलप करेगा ही किसी ना किसी तरीके का. 1 in 68 men विल डेवलप लंग कैंसर. ठीक है, तो लंग कैंसर बहुत ज्यादा मेन में पाया जाएगा, 1 in 68 men, एंड 1 in 29 women विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर. तो दिस इज वेरी वेरी ह्यूज. आप खुद सोच सकते हैं कि विमेन में कितना ज्यादा इंसिडेंस का प्रोबेबिलिटी है ब्रेस्ट कैंसर के. ठीक है, तो 1 in 68 men विल डेवलप लंग कैंसर, 1 in 29 women विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर. ओके, तो यही ICMR की स्टडी वो बताती है. अगेन दिस इज वेरी क्रूशल. ये कुछ आप अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो आप खुद सोचिए कि दिमाग में ये एक एग्जामिनर के कितना कंसर्न आ गया इसको पढ़ते ही. ओ माय गॉड, है ना. आप खुद सोचिए, आप खुद को एग्जामिनर के तरह रख के देखिए, अपने शीट पे लिखा हुआ देखिए कि कैसा लगेगा. आप पढ़ना चाहेंगे कि आगे इस बच्चे ने क्या लिखा है. ओके, The incidence of cancer is higher among women. जैसा कि मैंने आपको बताया, incidence of cancer ज़्यादा women में cases हैं probability के. 103.6 पर. ओके ना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत सही है. 103.6 पर 1 लाख 2020 compared to 94.1 among women. अमंग मैन, वही जैसे मैंने आपको बताया, मैन के केस में सबसे ज्यादा लंग कैंसर का वैसे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो लेकिन और भी जो केसेस हैं, लंग, माउथ, प्रोस्ट्रेट, टंग एंड स्टमक. तो ये यहाँ पे लिखा है. विमेन के केस में ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, लंग. ठीक है, तो ये सारे आप लिख सकते हैं. ब्रेस्ट और सर्विक्स तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए. वाई आर सम कैंसर्स ऑन द डिक्लाइन? लेकिन सम कैंसर्स आर ऑन द डिक्लाइन वाइल अदर्स आर ऑन द राइज ऑल्सो. तो हम देख लेते हैं कौन से. द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर हैज ड्रॉप्ड इन इंडिया. तो सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो इंडिया में कम हो गए हैं पिछले 50 सालों में. पहले 45 पर 1 लाख पॉपुलेशन था, अब 10 per 1 lakh population है, which is actually an improvement. At the same time there is an increase. यही जैसे मैंने बताया, cervical cancer कम हो गया और breast cancer बढ़ गया है. Okay, तो there is an increase in rates of breast cancer especially in urban centers. Urban, देखिए बहुत सारे lifestyle related issues हैं. लेट मैरिजेस. देखिए अगर आपको बाय चांस प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट मिले, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर पे अ लॉट ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन रिसेंटली, पार्लियामेंट में काफी इस पे हीटेड डिबेट हुई थी. सो ऑल ऑफ दैट. तो इसीलिए अगर आपको कहीं भी मिले, अभी हम डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का लिंक है एज ऑफ मैरिज से. ठीक है, तो दैट इज ट्रू. तो हम देखते हैं क्या लिंक है. रेट्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर हैव डिक्लाइन. तो अभी हमने देखा कि सर्वाइकल कैंसर के रेट डिक्लाइन हो गए हैं. क्यों हुए हैं? क्योंकि जो लेटर मैरिजेस हो रही हैं, कम बच्चे हो रहे हैं, बेटर हाइजीन एंड वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन भी तो अब है ही. HPV की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन तो है ही. सर्वावैक भी आ गई है अब तो. ठीक है, तो लेट मैरिजेस अगर होंगी
तो सर्वाइकल कैंसर कम होगा, कम बच्चे होंगे तो सर्वाइकल कैंसर कम होगा। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर विमेन के सर्विक्स के एरिया में होता है, राइट? तो सर्विक्स इज एक्चुअली आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, राइट? तो वहां से आपका कोई भी किसी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा, तो एक समय के बाद होगा। तो अगर आप एडोलेसेंट एज में किसी के साथ इस तरह से इंटीमेटली नहीं अटैच्ड हैं, तो कम चांसेस हैं कि आपको इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होगी कोई भी, ठीक है? तो इसीलिए सर्वाइकल कैंसर से आप बच सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद बहुत कम चांसेस हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर होगा। तो इसीलिए लेटर मैरिजेस हेल्प, फ्यूअर चिल्ड्रन हेल्प, है ना? और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ऑपोजिट, समझ रहे हैं आप? अगर लेटर मैरिज होगी, लेटर एज में मैरिज होगी, या अपना जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है वो बहुत लेटर एज में हो रहा है, आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे, आपकी हाई प्रोटीन डाइट की वजह से भी बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, ओके? इन द सेंस कि जितनी लेट आपकी मैरिज हो, देखिए मेमोरी ग्लैंड का यहाँ पे लिंक है कि इफ यू डोंट ब्रेस्ट फीड टू अ वेरी लेटर एज, तो फिर मेमोरी ग्लैंड जो है वो तो डेवलप नहीं होते, एंड a lot of complications, और इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, चांसेस बढ़ सकते हैं, ओके? अनलाइक सर्वाइकल कैंसर विच कैन बी प्रिवेंटेड विद HPV वैक्सीनेशन, और वही चीज सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वैक्सीनेशन है, ओके, विच इज बिकमिंग इवन चीपर, क्योंकि अब तो कैंपेन के माध्यम से उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा सरकार द्वारा। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का तो रीजन ही ढंग से नहीं पता, कॉजेज ही जब नहीं पता, तो इनके लिए कौन सी इंटरवेंशन आएगी अभी? इसीलिए कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन अभी है ही नहीं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। द रेट्स ऑफ टोबैको रिलेटेड कैंसर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या देखा, सर्वाइकल कैंसर कम हो रहे हैं, टोबैको रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, ओरल, ईसोफेगल, ये भी कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने काफी स्ट्रिक्ट लॉज लाए हैं, टोबैको की एडवर्टीजमेंट भी बैन है, अभी तो सरोगेट एडवर्टीजमेंट भी बैन कर दी है टोबैको की। तो ऑफ कोर्स विद ऑल दीज स्टेप्स, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस हैज आल्सो बीन ब्रॉट डाउन, है ना? तो इस वजह से बेसिकली टोबैको कैंसर्स कम हो रहे हैं। लंग कैंसर्स हाउएवर रिमेन अ कॉज फॉर कंसर्न, तो लंग कैंसर इज कॉज नॉट ओनली बाय स्मोकिंग। तो ये चीज, हाँ, लंग कैंसर सिर्फ और स्मोकिंग की वजह से नहीं होता है कि इंसान ने पूरी जिंदगी कभी स्मोक नहीं किया, कुछ नहीं किया उस इंसान ने, उसको लंग कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि मे बी वो जिस घर में रहता है वहां पे चूल्हा इस तरह से जो जलता है, मतलब वुड्स के ऊपर, तो इस वजह से हो गया, ठीक है? तो जैसे बिहार के बहुत सारे घरों में आप जानते हैं कि सरकार ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चला रही है ताकि जो इंडोर पोल्यूशन है उसे कम किया जा सके। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। अनफॉर्चुनेटली, और ये चीज बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लंग कैंसर के केस में सर्वाइवल रेट बहुत कम है, ओके? क्योंकि लंग कैंसर डायग्नोस ही बहुत लेटर स्टेज पे होता है, ओके? हैव देयर बीन इम्प्रूवमेंट्स? यस। द क्योर रेट ऑफ, अब वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अब जो कैंसर है, इट इज नो लॉन्गर ऐसा नहीं है कि उसका सिनोनिम डेथ ही है अब, ओके? कि कैंसर हो गया तो बस इंसान जाएगा ही, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैव बीटन कैंसर टू इट्स रूट्स, है ना? तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। द क्योर रेट फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर हैज डबल्ड फ्रॉम 3% 50 years ago to 6%। प्रोस्टेट कैंसर में भी हमने काफी इंप्रूवमेंट देखी है, ओके? तो यही सारी चीजें। हाउ टू ब्रिंग डाउन ओवरऑल मोर्टालिटी, द फर्स्ट इंटरवेंशन हैज टू बी स्क्रीनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू से गेट एन एथिक्स की केस स्टडी, तो आप क्या लिखेंगे? स्क्रीनिंग ही सबसे पहला स्टेप है, ओके? और स्क्रीनिंग जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट कैंसर हैं अभी इस समय पे, कंसर्निंग कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड ओरल कैंसर्स, इनके लिए स्क्रीनिंग होनी बहुत, और ओरल कैंसर मेन में बहुत ज़्यादा है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर विमेन में बहुत ज़्यादा है। तो इनके लिए स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑलरेडी सरकार के बहुत अपग्रेडेड हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप बेसिकली कुछ टेस्ट्स कर सकते हैं, कुछ चेकअप्स कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए, इवन दो उस डिसीज से रिलेटेड कोई सिम्टम्स भी अभी एक इंसान में शुरू नहीं हुए हैं, ताकि बहुत ही अर्ली एज पे चीज़ों का डायग्नोसिस हो जाए, ठीक है? तो ये अब आप देखते हैं ना, कई लोग अपने 6 महीने के अंदर अंदर फुल बॉडी चेकअप्स करवाते हैं। तो ये चीज़ें आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग के अंदर आती है। तो स्क्रीनिंग इन तीनों कैंसर्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि सिम्टम्स डेवलप होने से बहुत पहले ही, बहुत अर्ली स्टेज पे कुछ है, क्योंकि ट्रीटेबल है ना, क्योरेबल है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो। इट इज कम्प्लीटली क्योरेबल। अगर वही कैवियट ये है कि बहुत अर्ली स्टेज पे पता चलना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीनिंग पहली ऐसी चीज है
जिससे कैंसर को बीट किया जा सकता है। दिस कपल्ड विद अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एज मैन पीपल आर रीचिंग आउट। तो जब सरकार स्क्रीनिंग कर रही है बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, और भी बड़े सारे सरकार ऐसे स्टेप्स ले रही है कि लोग अब ज़्यादा हॉस्पिटल्स जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए या बाकी चेकअप्स के लिए। इस तरह के आई यूज टू हैव 80:20 रूल, यानी कि पहले क्या हुआ करता था, 80% जो पेशेंट्स हैं, है ना, प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल लेट, ओके, ऑफ होम 20%, मतलब 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही लेटर स्टेजेस पे उनका कैंसर डायग्नोस होता है। उसमें से 20% ऑफकोर्स ऐसे रह जाते हैं जो क्योरेबल हैं, और 20% जो लोग बेसिकली अर्ली आते हैं, उसमें से 80% जो लोग हैं वो क्योरेबल होते हैं। समझ रहे हैं ना आपके अर्ली और लेट का यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है, पिछले 10 सालों में चीज़ें इंप्रूव होती दिख रही हैं, कि यानी कि 70:30 का अब यहाँ पे रूल बन गया है। सर्वाइकल, ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर्स अकाउंट फॉर 34% ऑफ कैंसर्स इन इंडिया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक एथिक्स की केस स्टडी लिख रहे हैं, तो अगर आप उसमें ये लिखते हैं कि स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल, ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर्स बिकॉज दे अकाउंट फॉर 34% ऑफ ऑल द कैंसर्स इन इंडिया, ऑफ कोर्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट। ओके, तो इनकी अगर स्क्रीनिंग अच्छी होगी, यू विल सर्टनली ब्रिंग डाउन मोर्टालिटी रेट्स टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा कि स्क्रीनिंग तो ठीक है, अब ऐसा मतलब किसी ने, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कैंसर हो सकता है, हमें ऐसा लगता है, अब मतलब उस इंसान के पास हॉस्पिटल जाने के भी तो, टेस्ट करवाने के, डायग्नोसिस करवाने के, अगर कुछ होता है तो ट्रीटमेंट सीख करने के भी तो एवेन्यूज होने चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए। नहीं तो ये किसी इंसान को बता देना आपस में, तो एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो तो बस वो तो हार ही जाती हैं कि मतलब अब नहीं हो सकता कुछ, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अमेरिका नहीं लेके जा सकते अपने घर के इंसान को, तो कुछ नहीं हो सकता, अमीर लोग बच जाते हैं कैंसर से, आम आदमी नहीं बच सकता। तो इस तरह की जब धारणा रहेगी, और इसको सरकार कर्व कर सकती है, सो ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन, एनजीओज वुड हैव टू स्टेप इन। सो इस तरह के आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप सिविल सोसाइटी का, अगर आपसे सोल्यूशंस मांगे जाएं वे फॉरवर्ड, तो आप सिविल सोसाइटी का पॉइंट लिखिए, एनजीओज वगैरह जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के बारे में जो जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होती है, आप गवर्नमेंट के बारे में लिखें, आप सर्वावैक लिख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। गवर्नमेंट दैट आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड इन साइलोस, तो वही गवर्नमेंट में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओके, इट नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड सो दैट वंस अ पर्सन इज स्क्रीन्ड दे डू रीच अ हॉस्पिटल। वी हैव अडॉप्टेड डिस्ट्रिक्ट, ओके, तो इन्होंने ये सब कुछ किया है, अडॉप्शन वगैरह। देर आर 7 पिलर्स ऑफ कैंसर केयर। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देर आर 7 पिलर्स ऑफ कैंसर केयर। पहला होता है प्रिवेंशन, जो हो सकता है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए, आप if it is about sexually transmitted diseases, you take precautions. Then it is of course स्क्रीनिंग करवाइए टाइम टू टाइम पे, ठीक है। सरकार ऑफ कोर्स इसको काफ़ी प्रेरित करे, स्क्रीनिंग के मेथड को और वेन्यू को। तो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, सेकंड इज सर्जरी। अगर कोई बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट में ट्यूमर है, इट इज़ गुड ओनली अगर कि ट्यूमर अगर लोकलाइज्ड होना, तब तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब ठीक किया जा सकता है कंप्लीटली, क्योंकि वहीं से ट्यूमर को रिमूव करना है। किसी के लेग में ट्यूमर हो जाता है, कभी किसी एक्सीडेंट के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उसको वहाँ से रिमूव कर दीजिए और वो सही हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि सर्जरी से ठीक नहीं हुआ, तो फिर कीमो करनी पड़ती है, रेडियो करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी, क्योंकि देन इट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट स्प्रेडिंग, राइट। तो वो दिक्कत आ जाती है। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखा है प्रिवेंशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इमेजिंग, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स एंड पेलिएशन। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ देयर इज कैंसर एज ओवर। ओके, तो इंडिया के केस में क्या है कि कैंसर ने ऑफ कोर्स नहीं, यूएस के केस में कैंसर ने ओवरटेक कर लिया है कार्डियक इश्यूज को, हार्ट अटैक्स वगैरह रिलेटेड, ठीक है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ के रूप में। लेकिन इंडिया में क्या है, कार्डियक इश्यूज अभी भी हार्ट अटैक से ही सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं, पर कैंसर नंबर 2 पे है। तो ऑफ कोर्स यही सारी चीज़ें हैं। 10-15 साल में ये रिपोर्ट बदलती रहती है जिस तरह से, और कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स some actions have to be taken. Law Minister suggestion to CJI on MOP, the context and background. Now this is very important since let me check क्या हुआ है बेसिकली। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। रिजिजू सीक्स
गवर्नमेंट नॉमिनीज इन कोर्ट कोलिजियम्स राइट्स टू CJI। तो किरण रिजिजू जी जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली जो हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको लिखा है और उन्होंने बोला है कि हमारी ये सजेशन है केंद्रीय सरकार की कि आप सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में, देखिए हम कोलिजियम बहुत बार, हज़ारों बार डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, एनजैक को हज़ारों बार डिस्कस कर चुके हैं, कम से कम मतलब इन द सेंस मेटाफोरिकली, पर हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको प्रीवियस वीडियोस या आप जानते ही हैं एनजैक क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में हमारी सजेशन है कि एक यूनियन गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के नॉमिनी हो, और जो हाई कोर्ट के कोलिजियम है उनमें हमारी ये सजेशन है कि एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और भी सजेशंस दी हैं इन्होंने कुछ कुछ इस लेटर में, जो इन्होंने 4 पेज का एक लेटर लिखा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखना है एक्सप्लेन सेक्शन में। सो दिस वी हैव डन। ओके, द लेटर ऑफर्ड द सजेशन। अब लेटर ने, ये जो 4 पेज का हमने लेटर देखा, तो इन्होंने ये सजेशंस क्यों दी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि देखिए जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है कि इट इज़ पेंडिंग फाइनलाइजेशन। अभी तक जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जिसके माध्यम से अपॉइंटमेंट ऑफ हायर जुडिशरी जजेस होती है, वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है। इट इज पेंडिंग फाइनलाइजेशन। समझ रहे हैं आप, कंप्लीट नहीं हुआ है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, इसमें बातचीत चल रही है इसको कंप्लीट करने की पिछले 7 सालों से। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला जब बातचीत चल ही रही है तो फिर सरकार भी तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में अपना योगदान देती है, तो हम अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सजेशन ये है कि एक गवर्नमेंट को नॉमिनी होना चाहिए हाई कोर्ट के कोलिजियम में, और एक गवर्नमेंट को नॉमिनी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में। तो अपॉइंटमेंट्स प्ले बुक, द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज द ऑफिशियल प्ले बुक अग्रीड अपॉन बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है, बेसिकली एक अग्रीमेंट, मेमोरेंडम इज सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट से एक लेवल नीचे। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग जो सरकार और जुडिशरी के बीच में है कि इस प्रोसीजर के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करेंगे। दैट इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। इट इज अ प्ले बुक। ओके, इट इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स द कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस सिंस द कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व थ्रू अ सीरीज ऑफ रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इज नॉट बेस्ड ऑन लेजिस्लेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोलिजियम सिस्टम आया है अपॉइंटमेंट का, वो कोई लॉ तो आया नहीं है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं हुआ। तो 3 जजेस केस आए थे। फर्स्ट जजेस केस 1981, सेकंड जजेस केस 1993, थर्ड जजेस केस 1998। और आपको ये भी पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकंड जजेस केस है उसने इंट्रोड्यूस किया था कोलिजियम सिस्टम। कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि लास्ट केस ने इंट्रोड्यूस किया होगा कोलिजियम सिस्टम, जी नहीं। जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कोलिजियम सिस्टम है वो 1998 में आया है, यानी कि थर्ड जजेस केस में से, यानी कि 5 मेंबर्स वाला कोलिजियम सिस्टम। लेकिन जो सेकंड जजेस केस है वो 3 मेंबर वाला कोलिजियम सिस्टम ले आया था। ठीक है, तो कोलिजियम सिस्टम तो 1993 के केस में ही आया ना। तो यहाँ पे बेसिकली इन पर्टिकुलर जजेस केस के माध्यम से एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बेसिकली इवॉल्व हुआ है। तो कोई लॉ तो है नहीं, तो इसीलिए एमओपी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ रीनेगोशिएशन, एमओपी वाज sought to be renegotiated after the Supreme Court on। ओके, तो क्या है कि मतलब जब थर्ड जजेस केस आया तो प्रॉपरली एक एमओपी फॉलो होने लग पड़ा। ठीक है, तो फॉलो हो रहा था, उसके माध्यम से अपॉइंटमेंट हो रही थी। कब तक हो रही थी, 2014 तक, एक्चुअली 2015 तक। ठीक है, क्योंकि 2014 में एक लॉ लाया गया था सरकार द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा बेसिकली यूनानिमसली, एनजैक। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसमें बेसिकली सरकार के भी लॉ मिनिस्टर थे, 2 एमिनेंट पर्सन्स थे जो अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, और बाकी 3 जुडिशरी के जजेस थे, यानी कि CJI भी थे उसमें। ये सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के स्ट्राइक डाउन कर दिया था, इस 2014 के एक्ट को और इस बॉडी को, एनजैक को। ठीक है, तो बेसिकली फिर जब आपने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, लेकिन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ठीक है हम एनजैक को तो हटा रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, पर जो एमओपी जिसके माध्यम से अभी तक अपॉइंटमेंट हो रही है, इसको हम रीनेगोशिएट करते हैं। ठीक है, द एनजैक व्हिच वाज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट अर्लियर दैट ईयर would have changed the system of appointments to the higher judiciary and given the government a foot in the door। अब ये आप जानते हैं वही सारी चीजें। आफ्टर इट वॉज स्ट्रक डाउन, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने डायरेक्ट किया सरकार को कि आप फाइनलाइज कीजिए एग्जिस्टिंग एमओपी को। ठीक है, तो आप कंसल्ट कीजिए सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के साथ, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंसी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू सेक्रेटेरिएट, ये सब कुछ चीज़ें मतलब मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, और अगर कोई प्रपोज्ड कैंडिडेट है
अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट आती है तो उसको हटाएंगे कैसे, ये मैकेनिज्म क्या होगा, ये सब कुछ वगैरह आप प्रिपेयर कीजिए। सरकार को बेसिकली 2015 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया, तो बहुत सारे ड्राफ्ट एमओपीज बने, एक्सचेंज किए गए सरकार और कोलिजम के बीच में 2015 से 2017 के बीच में, ठीक है, एक्सचेंज किए गए। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ बीच में, एक बोन ऑफ कंटेंशन क्या बन जाती थी, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज। देखिए सरकार यूजुअली क्या करती है, हर चीज़ में नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज घुसाने की कोशिश करती है, हर सरकार, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही। तो नेशनल सिक्योरिटी जो आपने लिख दिया वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप नेशनल सिक्योरिटी किसको मानते हो। आपने कह दिया कि ये वाले जज को बेसिकली अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये वाले कैंडिडेट को, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को इम्पिंज करते हैं हमें दिखते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी तो बेसिकली क्या पता उस पर्टिकुलर जज ने सरकार के खिलाफ कभी कोई एक रूलिंग दे दी हो तो वो उनको नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ लग रहा हो, तो वो चीज़ नहीं हो सकती ना। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता था बार बार 2015 से 17 के बीच में। हाउएवर बिफोर द डॉक्यूमेंट कुड बी फाइनलाइज, सुप्रीम कोर्ट, और इससे पहले कि ये डॉक्यूमेंट फाइनलाइज होता, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि देखिए जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है और अपॉइंटमेंट है जजेस का टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कौन है, जो बेसिकली हम देखते हैं हायर जुडिशरी बेसिकली, ठीक है, इनको बेसिकली रीविजिट करने की जरूरत है। ये 2017 की जुलाई की एक रूलिंग में एक 7 जज बेंच केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी, ठीक है, कि इसको रीविजिट कीजिए। तो फिर ऑफ कोर्स रीविजिट हो रहा है, अब इतना टाइम हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ओके, गवर्नमेंट स्टैंड, अब गवर्नमेंट ने वही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफिशियली द गवर्नमेंट स्टैंड इज दैट MOPs pending finalization. Last year, the Department of Justice told the Parliamentary Standing Committee on Law and Justice that the government has conveyed the need to make improvement on the draft MOP to the Secretary General. तो सरकार ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को ये कन्वे किया है कि जो ड्राफ्ट MOP है उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी फिर वही बार बार बोला जाता है कि हम कंसल्टेशन में हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के साथ, अभी फाइनलाइजेशन पेंडिंग है, इस तरह की चीज़ें। और राज्यसभा को जब सरकार ने बेसिकली दिसंबर 2022 यानी कि यही जो विंटर सेशन हुआ है अभी, उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट कि अभी तक हमने क्या एक्शन लिया है, ठीक है, तो बेसिकली उसमें बेसिकली क्या बोला गया, एक स्टैंडिंग कमेटी, लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी ने बोला कि हम सरप्राइज्ड हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार अभी तक कोई MOP पे कंसेंसस पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। तो ये और 7 साल हो गए हैं कि अभी तक कंसिडरेशन में ही है दोनों के लिए। अब वही चीज़ हुई है, इसी के वेक में बेसिकली लॉ मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है रिजूडू सजेशन टू द, अब बात ये है लेकिन जिस समय पे ये सजेशन आ रही है ना किरण रिजिजू जी की कि एक गवर्नमेंट का नॉमिनी होना चाहिए और एक ये सब वगैरह, ठीक है, तो वो एक बड़े ही सेंसिटिव समय पे आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में किस तरह का टसल छिड़ा हुआ है। सरकार कहती है आप वेकेशन पे मत जाइए फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके कहते हैं हम तो विंटर वेकेशन पे जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमने डबल आवर्स लगाए हैं अभी, तो विंटर वेकेशन पे तो जाएंगे। हमें रीजुविनेट करना होता है खुद को। हम जो इंपॉर्टेंट इतने बड़े बड़े केसेस, बैक टू बैक केसेस सुन रहे हैं, और बहुत लॉजिकल है ये बात कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको पता है। और फिर जो वेकेशन का समय होता है, ऑल्दो वेकेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है, ये एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी कहती है, बट स्टिल वेकेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन वेकेशन के समय में तो आप इतनी सारी फाइल्स पढ़ते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, आप जजमेंट ऐसे तो नहीं दे देंगे। जजेस पढ़ते हैं रात को सुबह, ठीक है, तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ के आते हैं जजेस। और लेकिन कभी कभी जो एडवोकेट्स होते हैं वो नहीं पढ़ के आए होते अपना केस, तो फिर कहते हैं आप एडजॉर्न कर दो, हमें थोड़ा और समय दे दो। फिर जजेस को ऐसा लगता है कि पहले आप सीरियस होना शुरू कीजिए, हमारी वेकेशनों पे इतनी नज़र मत लगाइए, ठीक है। तो फिर किरण रिजिजू बार बार कहते हैं कि ये जजेस अपॉइंटिंग जजेस केस है ना। ऐसा दुनिया का कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है जो खुद के जजेस को ही अपॉइंट कर लेता है, जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, पर भारत में है तो बहुत तरह का टसल हम देख रहे हैं। फिर और क्या हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम नेम्स रेकमेंड करते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का कहना है, जस्टिस किशन कौल जी का, कि गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन द फाइल्स, और ये बहुत डिसरिस्पेक्ट है हमारी। होंगे तो इसके चलते हुए, इतने सारे टसल्स के चलते हुए बार बार किरण रिजिजू कहते हैं पेंडिंग ऑफ केसेस हैं, पेंडिंग ऑफ केसेस हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके चलते हुए ये सजेशन आई है नॉमिनी वाली। द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक कंटेम्प्ट केस इनिशिएट कर दिया है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार बेसिकली टाइमलाइन को अधेर नहीं कर रही है MOP और कोर्ट रूलिंग्स की, कि कितने टाइमलाइन के अंदर अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन सेट करती है कि हमने एक रिकमेंडेशन आपको दी है
आपको इतने समय के अंदर वापस बेसिकली अपना सरकार को अपना व्यू पॉइंट बताना है हमें और इसको क्लियर करना है बेसिकली। लेकिन सरकार कुछ ऐसा नहीं कर रही। दिसंबर 13 को 5 नाम्स रेकमेंड किए गए हैं कोलिजियम द्वारा सरकार को, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है सरकार के पास। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो मैं आपको ब्रीफली बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में, है ना, मेमोरेंडम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में। तो पहले कहाँ से स्टार्ट होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर? बेसिकली क्या होगा, पहले जो हाई कोर्ट के कोलिजियम है, ठीक है, हाई कोर्ट के कोलिजियम बेसिकली से सब कुछ शुरू होता है। हाई कोर्ट के जो कोलिजियम है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बेसिकली हेड करते हैं इस कोलिजियम को, वो एक रिकमेंडेशन करते हैं। किसको रिकमेंडेशन करते हैं? केंद्रीय सरकार को। ठीक है, एक बारी सेंटर ने रिसीव कर लिया इस रिकमेंडेशन को, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों बेसिकली अपने इनपुट देते हैं किसको? केंद्रीय सरकार को। अब केंद्रीय सरकार के पास ये फाइल्स आ गई, इनपुट्स आ गए, ठीक है। अब क्या ये क्या करते हैं बेसिकली, इन सारे इनपुट्स के साथ, ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो केंद्रीय सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को भेजती है कि आप नाम क्लियर कर दीजिए, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वापस अपने नाम क्लियर करके केंद्रीय सरकार को भेज देती है, ठीक है। तो फिर बेसिकली क्या होता है कि ऑफ कोर्स अब इफ देन आइदर बेसिकली क्या है कि मतलब सुप्रीम अब इस जगह क्या कर सकती है सरकार, या तो नोटिफाई कर दे कि ये अपॉइंटमेंट हो गई है, लेकिन कभी कभी अपनी ऑब्जेक्शन भी जता सकती है। फिर ऑब्जेक्शन उसने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को भेजी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोल दिया नहीं यही वाले नाम हमें चाहिए, तो फिर सरकार को मैंडेटरी हो जाता है कि उनको अपॉइंट करना पड़ता है। तो मैंने क्या क्या बोला बेसिकली, एक और बार ध्यान से सुनिए कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर स्टेटमेंट ये लिखी हुई है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट जजेस स्टार्ट्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट कोलिजियम, देन दैट इज करेक्ट। स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक हाई कोर्ट के कोलिजियम से। हाई कोर्ट के कोलिजियम ने केंद्रीय सरकार को रिकमेंडेशन भेजी, केंद्रीय सरकार ने इनपुट मांगे स्टेट गवर्नमेंट से और इंटेलिजेंस ब्यूरो से, इन्होंने अपने इनपुट दे दिए। फिर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब कुछ इनपुट के साथ सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को भेज दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, फिर केंद्र सरकार के पास आ गया और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि ये अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर स्टेटमेंट में कहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा हुआ हो और आप डर जाएं इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ से आ गई, ये कुछ भी लिख देते हैं और पर वो तो सही है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का रोल है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को बेसिकली क्या करना होता है, अपने इनपुट को 4 से 6 हफ्तों में बेसिकली सबमिट करना होता है। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं आपको बस इतना बताना चाहती थी कि एक टाइमलाइन होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की हुई है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत, उसको फॉलो करना होता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेसिकली उसमें एक रोल है, ये आपको पता होना चाहिए, जो 4 से 6 हफ्तों में बेसिकली अपना इनपुट उन्होंने देना ही है, ओके। तो ये चीज़, और केंद्रीय सरकार को बेसिकली अपने रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को 8 से 12 हफ्तों में देने होते हैं। तो एक टाइमलाइन होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में दी जाती है। तो मेरा मोटिव यहाँ पे बस आपको ये बताना था दैट इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज़ ऑल्सो गॉट टू प्ले अ रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। यू मस्ट नो दिस, ओके। New NCERT manual on transgender students, silent on caste patriarchy. Now this is an example for you क्योंकि LGBTQ, same sex marriages, gender, और हम बेसिकली अगर आपसे कभी एथिक्स में यही आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप एक इतने भी अवेयर इंसान है कि आपको ये पता है सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यही पूछ लिया जाए अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर क्या है, सोसाइटल है। वो सोसाइटी द्वारा कि आप अगर लड़की जैसे दिखते हैं बायोलॉजिकली तो आपको क्या करना है कि आपको शादी करके जाना है एंड आपके जिम्मेदारी है घर को भी संभालने की। तो वो होता है जेंडर, जो सोसाइटी ने आपको आपके सेक्स की वजह से रोल दे दिए। तो ये कहीं कहीं बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपके लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, चाहे वो एसए में लिखिए, आप एथिक्स में लिखिए, कि एनसीईआरटी ने एक ड्राफ्ट मैनुअल जिसका टाइटल है इंटीग्रेटिंग ट्रांसजेंडर कंसर्न्स इन स्कूलिंग प्रोसेसेस, कैसे स्कूलिंग में भी ट्रांसजेंडर प्रोसेसेस को, ट्रांसजेंडर कंसर्न्स को अकोमोडेट किया जा रहा है, इसमें बेसिकली एनसीईआरटी की कमेटी ने रेकमेंड किया है इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म्स। आपको ये पता होना चाहिए जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म्स क्या होती है, कि अगर हमने एक लड़की को स्कर्ट पहने देखा
क्यों निक पहने हुए देखा, स्कूल यूनिफॉर्म, तो हमने कह दिया ये लड़की है। हमने एक लड़के को पैंट निक्कर पहने हुए देखा, ठीक है, यू कॉल इट शॉर्ट्स राइट, तो और हमने ऊपर शर्ट पहने हुए देखा, सो वी से ओके दिस इज अ बॉय। बट वो तो जेंडर्ड यूनिफॉर्म्स हो गई। अगर मैंने जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म लेके आनी है तो मैंने क्या किया, मैंने लड़की लड़का ट्रांसजेंडर हर एक जेंडर के लिए मैंने क्या कर दिया अपने स्कूल में कि सब ट्राउजर्स पहनेंगे, फॉर्मल ट्राउजर्स, और उसके साथ शर्ट्स पहनेंगे और टाई लगाएंगे। सो वो सबके लिए एक ही है ताकि कोई भी अलग सा दिखे ही ना, ठीक है। तो जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म्स एक बहुत अच्छा यहाँ पे सजेशन है, ऑल्दो यहाँ थोड़े क्रिटिसिजम्स भी हैं पर मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहती। एज अ रिजल्ट इट कंटेन्स नो ओके। एक और टर्म जो मुझे आपको बताना था जेंडर डिस्फोरिया के बारे में, क्योंकि हम बहुत कुछ हम ट्रांसजेंडर एक्ट देख चुके हैं 2019 का, जो एक बहुत प्रॉबेबल क्वेश्चन है आपके लिए, वो आ सकता है अगर बेसिकली अभी रिसेंटली 2016 का जो पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए बेसिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो, कि सिर्फ एक लॉ ला देने से सब कुछ चेंज नहीं हो जाता, बहुत सारी सेंसिटाइजेशन, बहुत कुछ ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बहुत कुछ ज़रूरी है अभी, ठीक है। तो वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाना, तो वही अगर क्वेश्चन ट्रांसजेंडर लोगों के आ जाता है कि अगर 2019 का एक्ट तो आ गया पर एक्ट ला देने से सब कुछ नहीं हो जाता, क्या आपको सच में लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट, उस तरह के राइट्स सब कुछ उनको मिल गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर एक टर्म पूछ लिया जाए जेंडर डिस्फोरिया के बारे में, एथिक्स में इस तरह का कुछ आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ बेसिकली द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कि आप बेसिकली जो आपको जेंडर असाइन किया गया है आपके बर्थ पे, और जो आप खुद को समझते हैं वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, और उसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, यू फील समथिंग डिफरेंट एंड यू लुक समथिंग डिफरेंट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बेसिकली, ठीक है, ये जो डिस्ट्रेस पैदा होता है उसे हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। ओके, नाउ वी विल कवर सम वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। As talks with Tamils drag on, Ranil pledges full implementation of 13th Amendment. Now, this is again a very important question for you from the perspective of prelims. अगर पूछा जाए, what is 13th Amendment of Sri Lankan Constitution? Recently seen in news, क्योंकि भारत भी बार बार कहती है 13th Amendment to your Constitution, इसको implement कीजिए। तो क्या है बेसिकली, है ना? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि श्रीलंकन, ओके अभी हम पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर हम आते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम फुल्ली इंप्लीमेंट करेंगे 13th अमेंडमेंट को। प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह जी ने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि पोंगल फेस्टिवल को, पोंगल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था वहां पे, ठीक है, जाफना में। जाफना इज व्हाट? जाफना श्रीलंका की तमिल मेजोरिटी नॉर्दर्न प्रोविंस है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम 13th अमेंडमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ना ही केवल नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में तमिल्स हैं, बल्कि साउथ में भी। तो ये इन्होंने कहा है। व्हाट इज 13th अमेंडमेंट? 13th अमेंडमेंट इज बेसिकली के पावर का डेवोल्यूशन होगा, प्रोविंसेस ने ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस दी जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, तो आपको ये तो आंसर मिल गया, पावर डेवोल्यूशन टू वेरियस प्रोविंसेस ऑफ द श्रीलंका, ऑफ श्रीलंका, है ना, ताकि ऑटोनॉमी मिल सके, ठीक है। तो आपको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ आपको पहले भी, कि डेवोल्यूशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस होता है। डेवोल्यूशन होता है कि अगर आपने फंड्स को डिवॉल्व किया, ठीक है, नहीं आप अभी सुनिए, डेवोल्यूशन मतलब होता है कि आप ऑटोनॉमी दे रहे हैं, यानी कि मैंने कह दिया कि डिफेंस पे और फिनेंस पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे अब क्या कर सकती है, ये प्रोविंस लॉज बना सकती है। तो इन द सेंस अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने इनको डिवॉल्व किए हैं, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ये उनकी ऑटोनॉमी है, वो देखेगी कि उसको अपने प्रोविंस में, वैसे तो हो नहीं सकता, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो मतलब क्या नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल अफेयर्स कभी किसी प्रोविंस को नहीं संभालने के लिए दिए जा सकते, बस मैं आपको बता रही हूँ। तो डेवोल्यूशन का होता है कि मैंने 3 सब्जेक्ट आपको दे दिए, इस पे जो लॉ बनाना है आपको सही लगता है वो आप बनाइए, तो इसमें मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं है, केंद्र की कोई दखल अंदाजी नहीं है। दैट इज डेवोल्यूशन। व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन इज बेसिकली आप कह सकते हैं रूल मेकिंग पावर, या फिर अगर हम देखते हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर के जो बॉस हैं वो एक्चुअली प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वही अपॉइंट करते हैं ना, एग्जीक्यूटिव बॉस, क्योंकि आप ही परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं और वो भी एग्जीक्यूटिव हैं, परमानेंट नहीं तो इलेक्टेड हैं, तो वो आपको बेसिकली अपॉइंट करती है। लेकिन जो हमारी प्रेसिडेंट है वो आपको अपॉइंट तो करेंगी, लेकिन अपनी जो साइन वाली पावर है वो डेलीगेट कर देती है अपनी सेक्रेटरी को। तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे उनके सेक्रेटरी के साइन आते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे बिहाफ पे आप साइन कर दो, मेरे बिहाफ पे आप अपॉइंट कर दो। तो अपने बिहाफ पे किसी को कुछ काम करने देना इज डेलीगेशन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
इस तरह की चीज़ें पता है आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने की, आपके बेसिक क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। पर ये साथ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन में डिफरेंस बताइए, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस बताइए, जेंडर डिस्फोरिया के बारे में बताइए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता डेवोल्यूशन होता क्या है, डेवोल्यूशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में और डेलीगेशन में डिफरेंस क्या है, या आपको यही नहीं पता, आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, आपको यही नहीं पता सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन में डिफरेंस क्या है। अगर ये सब कुछ आपके इंटरव्यू में पूछ लिया गया तो आप क्या मतलब क्या इंप्रेशन दे के आएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट स्टॉल्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आरवीएम प्रोटोटाइप। तो क्या है, हम जानते हैं जनवरी 16 को एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी थी, सारी पार्टीज को इनवाइट किया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा कि हम आपको डिस्प्ले करेंगे प्रोटोटाइप ऑफ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑलमोस्ट सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को रेज किया है। कि देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। आप जानते हैं रिमोट वोटिंग मशीन हम बहुत बार डिटेल में भी देख चुके हैं। क्या होगा ये, अगर आप फॉर एग्जांपल यूपी के हैं और आप की जो जॉब है वो बेंगलुरु में है, और आप यूपी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बेसिकली आपका इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अब आप जॉब तो वहां कर रहे हैं। तो अब यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब अपनी जॉब से छुट्टी तो नहीं आपको मिलेगी। आप बेंगलुरु वाले अपने जॉब मास्टर को ये तो नहीं कह सकते कि मेरे घर पे इलेक्शन है तो आप मुझे जाने दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप नहीं वोट कर पाते क्योंकि आप माइग्रेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जो जॉब पर्पसेस से, काम के पर्पसेस से या किसी भी पर्पस से, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो, चाहे वो इंटर स्टेट माइग्रेशन हो, माइग्रेशन की हुई है जिनकी, हुई हुई है जिनकी, बेसिकली उनको वोट की वोटिंग करने के वेन्यूज मिल सके, उसके लिए आरवीएम लाया गया है। उसमें क्या होगा, तो अब आप बेंगलुरु में रहते हैं लेकिन आपके वहीं पे एक पोलिंग स्टेशन बन जाएगा, पोलिंग स्टेशन बन जाएगा, तो वहाँ पे एक ईवीएम मशीन होगी। जैसे ईवीएम एक्सपीरियंस आपका होता है अभी, जैसे आप वोट करते हैं वैसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। बस एक फ़र्क है कि उसमें बैलेट शीट नहीं लगी होगी, पेपर शीट नहीं लगी होगी, वो डायनामिक बेसिकली एक्सपीरियंस होगा। डायनामिक इन द सेंस वो स्क्रीन बेसिकली क्या होगी, 72 के अराउंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, मल्टाई कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली कौन सी है जिस पे आपको वोट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको अवेलेबल किया जाएगा। ऑफ कोर्स फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है, फिर बेसिकली आप वोट कर सकते हैं अपने उस पर। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की, मतलब जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ माइग्रेंट्स हुआ है उसको एनफ्रेंचाइज करने की बात की जा रही है। ऑफ कोर्स वेरी वेरी नोबल आइडिया, वेरी गुड, पर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काफ़ी दिक्कतें। कैसी दिक्कतें, पहली बात तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ईवीएम को ही क्रेडिबल नहीं मानती। वो कहती है ईवीएम में ही अभी हम कहते हैं हैकिंग हो जाती है, ऑल्दो ईवीएम और हैकिंग सिनोनिमस है ही नहीं दूर दूर तक। पर ईवीएम की मैनिपुलेशन और से रिलेटेड बहुत सारे चार्जेस हैं ऑलरेडी। तो लोगों को जब ईवीएम पे विश्वास नहीं है तो आप आरवीएम कहाँ से उठा के ले आए, उसमें तो और ज़्यादा विश्वास की कमी हो सकती है। क्यों हो सकती है, अब आप खुद सोचिए। अगर यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं और आप बेंगलुरु बैठे हैं, ठीक है, तो अब आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेंगलुरु रहते हैं यूपी के। तो अब यूपी की कोई रीजनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी कैसे जाएगी वहाँ पे, क्योंकि कनेक्ट तो लूज हो जाता है ना कुछ सालों बाद। बहुत लोग कुछ कुछ सालों तक भी, मतलब इतनी कहीं जाने के बाद भी वहाँ का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाते। तो अपने वहाँ से तो आपका कनेक्ट लूज हो गया। तो आपको पता ही नहीं है सोशल डायनामिक क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं चल रहा। तो अब वहाँ पे कैंपेनिंग करने समाजवादी पार्टी तो आ नहीं सकती, रीजनल पार्टी है वो तो आ सकती है, बट आई एम सेइंग कि कितना एक्सपेंडिचर वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें, ठीक है। तो फिर लेकिन जो केंद्रीय सरकार की पार्टी है, जो भी रूलिंग पार्टी होगी, वो आपकी जगह पे आएंगी। कोई ब्रिज है, कोई कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखेंगे कि यार सरकार तो यही काम कर रही है, आपको ये नहीं पता कि आपकी जगह पे क्या हो रहा है इतना ज़्यादा, पर आपको ये सब कुछ दिखेगा। तो एक दिक्कत यहाँ आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब कैसे जो रीजनल पार्टीज हैं वो क्रॉस चेक करेगी, ये डीएमके का आई थिंक एक एलिगेशन है कि रीजनल पार्टीज कैसे चेक करेंगी कि वहाँ पे वोट काउंटिंग किस तरह से सही मैनर में। ऑलरेडी वोट काउंटिंग पे इतने बवाल हो जाते हैं यहाँ पे कि वोट काउंटिंग में कुछ घपले हुए हैं, ये सब वगैरह। या फिर रिमोट पोलिंग बूथ में जबरदस्ती वोट डलवाने लग पड़े आप, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता होगा, हम कैसे ट्रस्ट कर लें। तो रीजनल पार्टीज के कंसर्न तो रहेंगे, ठीक है। तो इनको, और ऐसा नहीं है कि उनको, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ने खुद ने कहा है ये एक आइडिया है, आप हमें बताइए कि कोई दिक्कतें हैं उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही में अर्बन एपैथी भी आपको पता होगा कि जो अर्बन बच्चे हैं, लोग हैं, यंग
मिडिल क्लास जो भी, वो वोट ही नहीं डालते। क्यों नहीं डालते अर्बन सेंटर्स के लोग? क्योंकि उनको लगता है कि कुछ करना तो होता नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, सब कहते ही रहते हैं, हमें कुछ मिलना नहीं होता। ऐसा मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज कॉल्ड अर्बन एपैथी। इस देश का कुछ होना ही नहीं है, इस तरह की ये तो बहुत ही सुनने के लिए मिल जाता है ना। तो वो अब रूरल एरियाज में लोग वर्क क्यों वोट करते हैं और इतनी भरी मात्रा में क्यों वोट करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत फार्मिंग के लिए स्कीम्स हैं, बड़ा कुछ है जो सरकार उनसे डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। सरकार जो करेगी, जो योजना लेके आएगी, डायरेक्ट प्रभाव उनके ऊपर है, तो वोट करने जाते हैं। तो अर्बन एपैथी को बताना कि अच्छा देखिए, आपके पास वोट नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे आप एक्सरसाइज करेंगे? तो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स की भी ज़रूरत है। Invitation to Egypt president for Republic Day celebration is truly historic, says Envoy. Now, this is very interesting and very important also. As I had already said, कि basically बहुत एक important signal पता चलता है कि Republic Day पे chief guest कौन होने वाले हैं। ठीक है, कि Republic Day पे हम किसी invite कर रहे हैं। जब ब्रिक्स को invite किया गया, ब्रिक्स कंट्रीज को, तो पेपर में आपके GS2 में ब्रिक्स पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जो जिन्हें भी इनवाइट किया जा रहा है रिपब्लिक डे पे, एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपके पेपर में उन पे सवाल आएगा। मतलब क्यों आएगा? क्योंकि बेसिकली वो इंडिया की प्रायोरिटी है। तो इस बात को समझिए और प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पे इजिप्ट को इनवाइट किया जा रहा है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। तो प्रिपेयर कीजिए इजिप्ट को, अफ्रीका को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यही आपके लिए हिंट है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है यहाँ पे। We have to remember that India is a major country. Okay, is a major country. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंडिया एक मेजर कंट्री है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन की सिक्योरिटी स्टार्ट होती है रेड सी से, जो वेस्ट में है। और अगर हम इजिप्ट की बात करें, स्यूज कैनाल की जो सिक्योरिटी है वो स्टार्ट होती है रेड सी से। तो जब भारत की सिक्योरिटी इजिप्ट की सिक्योरिटी हो ही रेड सी से स्टार्ट रही है, तो दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, तो इसलिए स्पेसिफिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में ये समझाया। तो यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी ऑफ द स्यूज कैनाल एंड द रेड सी कनेक्ट्स इजिप्ट इन इंडिया एंड द इंडियन ओशन। तो आप पता क्या करें, तो इस तरह की चीज़ें आप लिखें अपने पेपर में कि जो अगर हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, है ना, बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग्स टू ओशंस एंड सीज। द टाइम हैज़, द हिस्ट्री इज रिपीटिंग। पहले के समय में भी जिन्होंने सीज को राज किया, सीज पे राज किया, उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। आज भी वही है, दोबारा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऑल्दो इन अ डिफरेंट ब्लूप्रिंट, बट इट इज रिपीटिंग। ओके, तो वैसे ही आप ये बात लिखें कि अगर इंडिया की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, या फिर इंडिया की जो इंडियन ओशन में डोमिनेंस है, उसकी सिक्योरिटी कहाँ से शुरू होती है? रेड सी से, है ना। तो इजिप्ट के स्यूज कैनाल की जो सिक्योरिटी है वो भी रेड सी से शुरू होती है। दिस इज हाउ द टू कंट्रीज आर लिंक्ड टुगेदर। राइट अबाउट इट। ओके, इट एक्चुअली डिपिक्ट्स अ वेरी, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा एक एग्जामिनर के दिमाग पे। ठीक है, स्पीकिंग एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स to discuss bilateral relationships in the context of the upcoming visit of President Abdel Fattah el-Sisi। तो यही बातें इन्होंने बोली है, ये बहुत हिस्टोरिक है। इन्होंने इंडिया को प्रेस किया है कि जो आपकी यूक्रेन क्राइसिस पे इंडिपेंडेंट पोजीशन रही है, और यही सारी बातें कि हमारे बीच में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, डिफेंस, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, सिक्योरिटी पिलर। Okay, he welcomed India to take advantage of Egypt's geographical location, जहाँ पे प्रेजेंट है इजिप्ट एशिया और यूरोप के बीच में। तो इसीलिए इंडियन कंपनीज बहुत वहाँ पे जाके फ्लरिश कर सकती हैं, ट्रेड में, एक्सपोर्ट में। प्रोसीडिंग्स ओवरलैप सेज सुप्रीम कोर्ट एज इट रिफ्यूजेस टू हियर प्ली ऑन जोशीमठ। नाउ व्हाट इज इट? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला है कि यूके यानी कि उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट हैं वो ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेंगे, जो भी लोगों की रिलीफ से रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड है, जोशीमठ के लोगों की। हम नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली यूके का जो यानी कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो ऑलरेडी इस तरह के केसेस 2021 में भी उन्होंने सुने थे, और अभी भी जो इसका कॉग्निजेंस लिया है जो जोशीमठ के इंसिडेंट्स का, वो उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने लिया है। तो इसीलिए उनको बेसिकली ये सब कुछ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे भी उन्होंने बैन लगाया जोशीमठ में एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, जस्टिस डिनाइड सेज एक्टिविस्ट फाइटिंग फॉर जोशीमठ स्टर गेन्स मोमेंटम। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया एक पिटिशन को एंटरटेन करने से, ये वाली है ना, कि बेसिकली जोशीमठ को डिक्लेयर किया जाए अ क्राइसिस ऑफ जोशीमठ डिजास्टर को बेसिकली डिक्लेयर किया जाए अ नेशनल डिजास्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा पिटिशनर्स को कि आप उत्तराखंड हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए। ठीक है,
तो एक अतुल सती हैं बेसिकली कन्वीनर ऑफ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। जब आप सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स ये सब लिखते हैं, राइट अबाउट जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, राइट अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है। वही घिसे पिटे एग्जाम्पल मत लिखिए जो अभी चल भी नहीं रहे हैं, पता भी नहीं है लोगों को, शायद एग्जामिनर को खुद नहीं पता होगा ये कौन सा, पर वो आप कुछ अच्छा खासा लिख देंगे तो आपको मार्क्स दे देगा। इस तरह के एग्जाम्पल सीखिए कि बहुत रीसेंट लोग हैं जो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं सरकार के ऊपर, या कि हमें रिलीफ चाहिए, ओके, या फिर हमें इसको एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ओके, अभी इन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, जो मेरी जो मेरा डर था वो आज सच हो गया है। हाई कोर्ट आपने हमको दोबारा उसी जगह पे भेज दिया, हाई कोर्ट के पास, जिसने पहले भी हमें निराश किया हुआ है। हाई कोर्ट ने तो पहले भी मना कर दिया था कि कोई 2021 में फ्लड्स हुई थी, आपको ये बात पता है, उसी की वजह से जोशीमठ डिजास्टर आज हो रहा है, 2021 के फ्लड्स की वजह से। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो जोशीमठ की के आसपास जो फ्लड्स हुई थी, ऋषिगंगा और धौलीगंगा के आसपास, ठीक है, और अलकनंदा, तो वहाँ पे जो 2021 की फ्लड हुई थी उसके बाद से सब कुछ लूजन आउट होना शुरू हुआ और क्रैक्स आए, जो उसका मैनिफेस्टेशन आज देख रहे हैं। तो तब भी ये लोग गए थे, तब भी उनको डिक्लाइन कर दिया गया था रिलीफ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो आपने दोबारा वहीं पे भेज दिया। इन दैट अपील वी रिक्वेस्टेड द हाई कोर्ट टू ऑर्डर। अब उस अपील में बेसिकली उन्होंने बोला था इस संघर्ष समिति ने कि जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है जोशीमठ का, आप प्लीज़ उसको रिकंसिडर कीजिए, आप बैन लगा दीजिए सारी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ जो भी उस एरिया में हो रही है। तब जस्टिस ने उस समय इन्हें कहा था कि आप पपेट्स हैं। और यही सेम प्रोजेक्ट आज है एनटीपीसी का, जो टनल बना है आप जानते हैं, है ना, तो जिसने एक्विफर इनग्रेस भी किया है, 2009 की रिपोर्ट भी बताती है। लेकिन आज इसी की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हम देख रहे हैं। तो तब नहीं सुनी गई, इन्होंने बोला, और फिर आपने उसी जगह पे हमें दोबारा वापस भेज दिया। Meanwhile, enraged with the inaction of the government against the NTPC posters, posters of go back NTPC have come up। अब देखिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे पता है क्या है, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का एक इशू है। तो गो बैक एनटीपीसी जो आप देख रहे हैं इस तरह की मूवमेंट्स, है ना, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो यहाँ के लोग बेसिकली अब आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। द विलेजर्स विल स्टेज अ प्रोटेस्ट एट द तहसील ऑफिस ऑन रिपब्लिक डे अलॉन्ग विद ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। तो ये बेसिकली अब एक प्रोटेस्ट लेवल की चीज़ यहाँ पे होने वाली है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, विल कंसिडर प्लेन्स अगेंस्ट PIL पिटिशनर उपाध्याय। तो देखिए जब एक PIL फॉलो बेसिकली अप्लाई की जाती है तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप कुछ आउटरेजियस तो नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर आप एक PIL फाइल कर रहे हो और आप एक बहुत एडवोकेट हैं बहुत बड़े, तो आप जिस तरह की भड़कीली लैंग्वेज उसमें लिख रहे हैं, ये सब वगैरह, तो यहाँ पे एक उस तरह का केस हमारे सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला है कि हम कंसिडर करेंगे जो तमिलनाडु की सरकार और बाकी पार्टीज जो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ बेसिकली वो कंप्लेंट्स लेके आई हैं, हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं अश्विनी उपाध्याय जी को, तो कौन नहीं जानता, हर एक ही PIL इन्होंने फाइल की होती है पिटिशन, जेई के एग्जाम पोस्टपोन करवाने के लिए पिटिशन ये इन्होंने फाइल की होती है, मतलब आप जानते हैं इनको, राइट। तो फॉर हिज आप जानते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के खिलाफ इन्होंने अपने पिटिशन में बहुत सारी रिलीजियस कन्वर्जन्स के खिलाफ है नहीं, राइट। तो रिलीजियस कन्वर्जन्स को इन्होंने बोलते हुए कि रैम्पेंट रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रही हैं इलीगल वे में, और हिस्ट्री गवाह है, आप जानते होंगे ये सब कुछ हमने पढ़ा, हिस्ट्री गवाह है कि कैसे इस्लामिक रिलीजन ने और क्रिश्चियंस ने आके सबको कन्वर्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं जो कहीं ना कहीं, आप देखिए जो भी हुआ, एक सिंपल सी बात है, जो भी उस समय हुआ, क्या गलत क्या सही मैं इसमें नहीं जाना चाहती, पर अब हम सब इंडियंस हैं ना, तो अगर आप ये सब कुछ आज बोल रहे हैं किसी को, रिलीजियस कन्वर्जन जो इलीगल है उसको कर्ब किया जाना चाहिए। किसी को एक मुट्ठी भर आटा देके किसी का धर्म परिवर्तन करना गलत है, डील विद इट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। बट द फैक्ट इज कि जब आप इतना ही ज़्यादा आए दिन माइनॉरिटीज़ के ऊपर कुछ बोलते रहेंगे तो उनको लगेगा यार हम कहीं गलत जगह तो नहीं रह रहे, मतलब हम पे इतने क्या पता जो बहुत ही अच्छे लोग हैं वो भी मतलब ये सोचें कि हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है। एक हद तक तो मतलब आप सोच सकते हैं ना कि सब हमें प्यार करते हैं, सब हमें प्यार करते हैं। जब बार बार रोज़ आपको सुनते रहेंगे कि हिस्ट्री गवाह है, ये लोग है ही ऐसे, इस तरह का उसमें लिखा हुआ है, तो
ये बेसिकली इनके खिलाफ बहुत सारी पार्टीज ने बोला है सम एक्शन हैज़ टू बी टेकन। और आपको याद होगा दुष्यंत दवे ने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पीआईएल को दर्ज कर लेती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत वो होगी, गंदी इमेज जाएगी बाकी लोगों के पास। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के उसको एंटरटेन करती है, इस तरह की पीआईएल को, जिसमें मतलब आप एक अथॉरिटी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था, एम आर शाह जी ने, कि देखिए मतलब इस तरह के जो भी भड़कीले वाले सेक्शन हैं उसको रिमूव कीजिए और फिर पीआईएल को आप हम दर्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो और वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।